Okay, good evening. Good Now you evening, are able sir. to hear me. Yes, sir. So last क्लास में हम लोग एंगुलर मोशन वेरिएबल और लीनियर मोशन वेरिएबल्स की बात कर रहे थे, याद आया? एंड आई हैव गिवन यू फ्रॉम क्लास नोट्स बिगिनर बॉक्स 9 तक कंप्लीट करने को, वो आप लोगों ने किया होगा. Yes, sir. नाउ Yes, sir. अगेन ये जो जनरल कर्वेचर मोशन, एंगुलर वेलोसिटी, इन सब के आइडियाज थे. All these ideas we can cover in more interesting way. एक्सपर्टाइज पर जाने के लिए रिलेटिव मोशन कंप्लीट करने के बाद, बात समझ रहे हैं? क्योंकि एज फार एज जितना आइडिया हम लोगों ने बिगिनर बॉक्स में डिस्कस किया, दैट इज वेरी मच सफिशिएंट. बट बात हुई कि एक्सपर्टाइज लेवल पर जाने के लिए जब तक हम रिलेटिव मोशन आइडियाज और कुछ चीजें और न मिक्स करें, हम इनमें वैसी सिचुएशंस नहीं बना सकते जो हमें चैलेंज करें. रिलेटिव मोशन कम से कम मिक्स करना बहुत जरूरी है. तो आज से हम रिलेटिव मोशन की बात स्टार्ट करेंगे, है ना? एंड उसके बाद रिलेटिव मोशन की सिचुएशंस होंगी, उसमें पुराने सारे आइडियाज मर्ज होंगे. एंड एज फार एज रिलेटिव मोशन इज कंसर्न, देयर आर टू थिंग्स. जनरली एक बात तो यह है कि हाउ वी सॉल्व रिलेटिव मोशन प्रॉब्लम. जहां तक मुझे आइडिया है, इस चीज में डिफिकल्टी नहीं होती. द वे इन विच आई विल टेक, इसमें आपको डिफिकल्टी होगी भी नहीं. इसका एक दूसरा एस्पेक्ट है, वेयर टू यूज रिलेटिव मोशन. अब एक्चुअली देखो, एक बड़ी सिंपल बात बता रहा हूं, लेकिन बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि व्हेन वी आर स्टडिंग सब्जेक्ट, तो हमें मालूम है ये चैप्टर है, हमें उस चैप्टर के आइडियाज अप्लाई करते चले जाते हैं. बट लेटर ऑन से जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा एंड व्हेन यू गो इन एग्जाम में कोई टॉपिक का नाम देके प्रॉब्लम नहीं आता, क्वेश्चन है ना? Yes, sir. देयर वी हैव टू आइडेंटिफाई. एंड वन मोर थिंग, जहां तक मैकेनिक्स के आइडियाज की बात है, पिछले कई सालों से आईआईटी में मैकेनिक्स के आइडियाज फिजिक्स की बाकी सारी ब्रांचेस में बहुत अच्छी तरह से मिक्स किए जा रहे हैं. सपोज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मिक्स कर दिया, वेव मोशन मिक्स कर दिया, थर्मल फिजिक्स में मिक्स कर दिया, मॉडर्न फिजिक्स में मिक्स कर दिया, इवन ऑप्टिक्स में मिक्स कर दिया. तो वहां हम पहचान सकें कि मैकेनिक्स का ये आइडिया हमें अप्लाई करना है, एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. सो इन रिलेटिव मोशन देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. वन थिंग, व्हाई वी स्टडी रिलेटिव मोशन फर्स्ट, and second, what we study in relative motion. Generally, why we study relative motion, purpose of that, we never concentrate. हम कभी इस पे ध्यान ही नहीं देते. और यही एक इंपॉर्टेंट आइडिया है जो आपको यह बताएगा कि हमें रिलेटिव मोशन का आइडिया कहां यूज करना है अपने काम को सिंपल करने के लिए. स्पेशली व्हेन वी प्रोसीड फर्दर, हम कई प्रॉब्लम्स को एक प्रॉपर रेफरेंस फ्रेम सेलेक्ट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं. आज मैं कुछ एग्जांपल्स भी लूंगा, आपको एक होमवर्क भी दूंगा, है ना, जिससे कि आप इस आइडिया को समझ पाएं. होमवर्क में केवल एक सिंगल प्रॉब्लम होगी, इज इट? और वो सिंगल प्रॉब्लम आपको ये समझाने के लिए सफिशिएंट होगी कि रिलेटिव मोशन हम क्यों पढ़ें, ये जानना बड़ा जरूरी है. सो फर्स्ट लेट मी राइट हियर रिलेटिव. एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि हमें अपने सिलेबस के स्कोप में रहना है. फिजिक्स का एडवांसमेंट तो बहुत Yes, हो sir. चुका है, बट एवरीथिंग विच वी हैव लर्न इज नॉट इन 12th क्लास सिलेबस. यू माइट हैव हर्ड अबाउट द नेम ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. आप सबने नाम सुना होगा, आइंस्टाइन. Yes, sir. Yes, एंड sir. स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड रिलेटिव मोशन जो हम पढ़ रहे हैं, देयर इज डिफरेंस. तो ये रिलेटिव मोशन में जो हम बात करेंगे, दिस इज कॉल्ड क्लासिकल रिलेटिविटी. क्लासिकल और न्यूटोनियन और गैलीलियन रिलेटिविटी. अब देखिए, इस रिलेटिविटी के आइडियाज थोड़े से डिफर करते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से.
स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक बहुत जनरल आइडिया है। अब हुआ क्या, लेटर ऑन जो हमारी कई बुक्स हैं उनमें इन दोनों रिलेटिविटी में क्या डिफरेंस है इसकी बात नहीं रखी गई, कुछ आइडिया स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के भी डाल दिए गए। तो हम कंप्लीटली गैलीलियन रिलेटिविटी या क्लासिकल रिलेटिविटी या न्यूटनियन रिलेटिविटी क्या है, इसके प्रिंसिपल्स पहले समझें एंड वी वर्क अकॉर्डिंग टू दैट प्रिंसिपल स्ट्रिक्टली। सो बिफोर वी प्रोसीड, हम एक बहुत सिंपल एग्जांपल लें एंड यू ऑल हैव गोन थ्रू विद दैट एग्जांपल समटाइम्स एंड आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। जैसे suppose I am sitting in a train, is it? Suppose, and this is the window of train. ये ट्रेन का विंडो है, is it? और मेरे हाथ में एक बॉल है एंड उस बॉल को मैं इस चेयर पे इस तरह से बैठा हूं कि आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं, बिकॉज ये चेयर का बैकरेस्ट थोड़ा पीछे होता है, मैं बिल्कुल अपने आप को छुपा के बैठा हूं और मैंने अपने हाथ में एक बॉल पकड़ रखी है एंड जस्ट सी दिस, केवल आपको बॉल दिख रही है, मेरा हाथ थोड़ा ऊपर है, आप समझ सकते हैं? नाउ व्हाट आई डू, Yes, sir. एंड ट्रेन इज एट रेस्ट, मैंने बॉल को ड्रॉप किया तो बॉल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आएगी, है ना? Yes, sir. तो मुझे भी बॉल का यही पाथ ऑब्जर्व होगा और आप अगर प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं तो आपको भी बॉल का यही पाथ ऑब्जर्व होगा। Same path observed. जैसे आई एम ऑल्सो एट रेस्ट एंड यू आर ऑल्सो एट रेस्ट, इट मीन्स इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन ट्रेन एंड ट्रेन इज एट रेस्ट, तो मेरे और आपके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। अब ये जो इवेंट हुई, जो फिनोमिना है बॉल का गिरना, हम दोनों को एक जैसा ऑब्जर्व होगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ जस्ट सी सिमिलर सिचुएशन। यस सर। अगर यही ट्रेन मूव कर रही होती, इज इट? सपोज ट्रेन इज मूविंग हियर विद कांस्टेंट वेलोसिटी और इसी बॉल को मैं ड्रॉप करता, तो क्या होता, मुझे बॉल का पाथ कैसा दिखाई देता? Straight. बिल्कुल स्ट्रेट डाउनवर्ड। Yes, sir. एंड आपको कैसा दिखाई देता? क्योंकि जितने में बॉल यहां से यहां आई उतने में हो सकता है ये ट्रेन यहां पहुंच गई। Projectile. ये सपोज ट्रेन, ये विंडो यहां पहुंच गई, so you will see the at this, it means you will see motion of the ball in this way. Parabolic path. Got the idea? So this is what यस सर। path relative to train, and that is what is this path relative to ground. To the ground. अब देखिए, आपको ये बात बहुत ही सिंपल नजर आ रही होगी, है ना? Yes, sir. आपको ऐसा इसमें Yes, कोई sir. खास बात नजर नहीं आ रही होगी, बट देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वो ये कि एक ही फिनोमिना है, मीन्स बॉल का डाउनवर्ड मोशन, बॉल का मोशन, फिनोमिना तो एक ही है ना, बट दो ऑब्जर्वर, दो रेफरेंस फ्रेम जिनके बीच में रिलेटिव मोशन है, उनको ये दोनों एक ही फिनोमिना अलग अलग टाइप से दिखाई दे रही है। Yes, sir. सपोज एक काम करते हैं, हम न तो आप रिलेटिव मोशन के बारे में कुछ जानते होते और आपने ऐसा देखा होता चलती हुई ट्रेन में, तो आप क्या बोलते कि एक बॉल ने ऐसा पाथ लिया, और Yes, sir. मुझे मालूम था ट्रेन में बॉल मैंने ही गिराई है, तो मैं भी रिलेटिव मोशन नहीं जानता होता, तो मैं क्या बोलता, बॉल का पाथ स्ट्रेट Ball straight गिरी. और फिर मैं आपसे पूछता ये किस दिन की बात है, कौन से स्टेशन की बात है, बोलते सर उस दिन की बात है और उस ट्रेन की बात है, बोलता है ये बॉल तो मैंने गिराई थी लेकिन मुझे तो उसका मोशन स्ट्रेट डाउनवर्ड दिखा, आप बोलोगे बॉल का मोशन ऐसा दिखा, देन हम लोग बड़े चक्कर में पड़ जाएंगे। क्या ये कह पाएंगे कि हम दोनों ने एक ही फिनोमिना देखी? No, sir. इज इट? नाउ सी अनदर डिफिकल्टी।
what we can conclude, a phenomena appears or may appear, different in different reference frames in relative motion. तो ये एक वेल प्रोन फैक्ट है. नाउ सी, आई वॉन्ट यू टू डू सम कैलकुलेशन. आर यू रेडी? यस सर. मैं वो डाटा कैलकुलेट करके बता सकता हूं, मेरे पास लिखे हुए हैं, याद भी है मुझे, लेकिन आपको वो फील नहीं आएगी जो मैं देना चाहता हूं. यू ऑल नो रेडियस ऑफ द अर्थ, that is about 6,400 kilometers. 6,400 kilometers. Is it? And Earth is rotating about its axis, and one rotation Yes, it completes in 24 hours. Approx. Yes sir. Is it? So now just see. Yes. I'm standing here in front of you. You are, आप एक चेयर पे बैठे होंगे और हम सब बोलेंगे we are at rest, but we are moving along the earth surface, together with the earth surface. Yes sir. And this speed is called peripheral speed of earth. So we want to calculate that. Just peripheral speed of the earth. What radius is 6,400 kilometers. So just calculate this speed. Sir, is this the speed with which we are moving? कितना? सर मैं पूछ रहा हूँ सर, ये वही स्पीड है जिससे हम लोग मूव कर रहे हैं? हाँ, एक्चुअली क्या हुआ, जस्ट यू कैन थिंक, सपोज आई अज्यूम द अर्थ इन दिस वे, एंड हियर वी अज्यूम दिस इज द रेडियस आर, एंड ये जो अर्थ का रोटेशन है एंगुलर वेलोसिटी, इज इट, इसके कारण इस पॉइंट के अपने की स्पीड होगी v, एंड वी वांट टू कैलकुलेट दैट स्पीड. So 1 minute. Roughly, not very exactly. So 16 pi upon 108 into Yes. 10 to the power 3. Approximately meter per second. 1675.5 kilometer per hour. So this speed Yes. is 1665, or you can 0.5 kilometer per hour, or I can say approximately. We can convert it to meter per second also, and if we convert into meter per second, Yes, that is 75. It is, and in meter per second, it is 465.5 meter per second, or approximately 465.5 meter per second. Now see, 1675.5 kilometer per hour, that is speed much higher than even jet planes. क्या आप Yes, सोच sir. सकते हैं कि हम अभी इतनी स्पीड से चल रहे हैं? No sir. With respect to center of the earth, and the earth is also in orbital motion around the sun. सर तो फिर हमें ये फील क्यों नहीं हो रहा है? फील नहीं होता है ना. Yes, अब sir. देखिए, ये जो आपने कैलकुलेट किया, तो ये जो कैलकुलेशन में मैंने आपको थोड़ा सा इन्वॉल्व किया ना, ये बातें आपको आगे बड़ी हेल्पफुल होंगी. अब जरा दूसरी बात सोचिए. यू मे imagine approximate location of New Delhi and New York. Yes sir. They are almost diametrically opposite on the earth. Yes, sir. Now see,
someone is in New Delhi and someone is in New York, they are having this velocity opposite. Yes, sir. So their relative velocity is what? Double of that. Double of this. Now we have two space observatory. One is in New Delhi and one is New York. And these scientists are observing some phenomena in space. क्या आप कह सकते हैं कि कोई एक फिनोमेना दोनों साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व की और दोनों को एक जैसी दिखाई देगी या बिल्कुल अलग दिखाई देगी? जस्ट ऑपोजिट. जस्ट अपोजिट नहीं, बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देगी. जैसे यहां थोड़ा सा रिलेटिव मोशन था ट्रेन की स्पीड. ये सर मतलब वहां पे सर डायरेक्शन ऑपोजिट रिवर्स है दोनों के वेलोसिटी का. अब इस बात समझे, जो ट्रेन वाला केस था, एक में पाथ स्ट्रेट लाइन दिखाई दिया और एक में पाथ पैराबोलिक दिखाई दिया. यस सर. और यहां तो रिलेटिव मोशन बहुत कम है ना. ट्रेन प्लेटफॉर्म पे चल रही है, क्या स्पीड होती है? यस 1 और 2 मीटर पर सेकंड. यस सर. से मैक्सिमम 4 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड. Yes, प्लेटफॉर्म पे ज्यादा स्पीड तो नहीं होती ना. नो सर. उसमें इतना सा रिलेटिव मोशन था और आपको एक ही फिनोमिना बिल्कुल डिफरेंट दिखाई दी. एक में स्ट्रेट लाइन पाथ और एक में पैराबोलिक पाथ. नाउ सी यस हियर, सर. this in this case, scientists sitting in New Delhi and one sitting in New York will observe a phenomenon in space in complete different aspect. वो एक ही फिनोमेना ऑब्जर्व करेंगे और बिल्कुल अलग अलग दिखाई देगी. बात समझ रहे हैं? सर तो फिर एक दूसरे का बात को रिलेट अब कैसे समस्या करते हैं? यही है कि हम जब एक दूसरे से बात करेंगे तो अगर वो इस बात पर नहीं रिकॉन्साइल कर पाए कि हमने एक ही फिनोमेना देखेगी, तो क्या उस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का कोई मतलब रहेगा? नो सर. एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर दैट? नॉलेज ऑफ रिलेटिव मोशन. आप बात समझ पाए? यस सर. तो रिलेटिव मोशन का पर्पस क्या है? दस ये a phenomena may appear different in different reference frames in relative motion. And second, idea of relative motion help us to reconcile on the analysis. जो एनालिसिस हम डिफरेंट फ्रेम से करेंगे उन पे एग्रीमेंट पे आना, अगर वो एक ही फिनोमेना की है तो. यू गॉट द आइडिया? या दूसरी बात कहें, ज्यादा सिंपल वर्ड्स में, कि हम एक ही फिनोमेना को डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम से देखें तो कैसी दिखाई देगी, ये पता करना. इस बात को समझ रहे हैं? आप देखिए, पूरे रिलेटिव मोशन का क्रक्स, पूरी रिलेटिव मोशन का क्रक्स आगे रिलेटिव मोशन कैसे यूज करेंगे इसी बात पर डिपेंड करेगा. आप लोगों को कभी कभी ऐसा होगा कि मैं जो बात शुरू करूंगा इनिशियल लगेगा नहीं सर ये बात शायद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं रिलेटिव मोशन की यही बात सबसे इंपॉर्टेंट है. यही आपको बताएगी कि आगे आप रिलेटिव मोशन को कैसे यूज कर लें किसी बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सिंपल करने के लिए. कई बार ऐसी सिचुएशन भी होंगी कि आपके लिए उनको सॉल्व करना इम्पॉसिबल होगा. समझ में आए? और सारी इंफॉर्मेशन ग्राउंड फ्रेम में दी होंगी. आप ग्राउंड फ्रेम के आइडिया यूज करेंगे और आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना इम्पॉसिबल महसूस होगा. लेकिन क्या होगा उसी सिचुएशन में, आपको रिलेटिव मोशन आइडिया मालूम हो तो कोई एक पर्टिकुलर रेफरेंस फ्रेम यूज कर लें, आपको लगेगा अरे ये प्रॉब्लम तो बहुत सिंपल हो गई और सॉल्व भी हो गई. सो व्हाट इज द आइडिया बेसिक हियर? व्हाई वी स्टडी रिलेटिव मोशन? व्हाई वी स्टडी रिलेटिव? हम रिलेटिव मोशन पढ़ते क्यों हैं? इसका एक ही पर्पस है कि हम किसी फिनोमेना को डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम में एनालाइज कर सकें. टू एनालाइज ए फिनोमेना in
different frames, is it? And select the best frame for analysis. You got the idea? To analyze the phenomena in different frames and select the best frame for analysis. अब देखिए, you all have heard the name of pseudo force. आप सबने नाम तो सुना होगा pseudo force. यस सर। न्यूटन्स लॉ में जब एंटर करेंगे ना, तो क्या होता है कि ये इस प्रॉब्लम में pseudo force अप्लाई कर दो, इससे मत अप्लाई करो। यस सर। ऐसा होता है। हम लोगों ने कैटेगरी बना रखी है कि इन प्रॉब्लम में pseudo force अप्लाई करेंगे, इनमें नहीं अप्लाई करेंगे। मैं आपको उस डिसीजन से फ्री कर दूंगा अगर आप इस बात को समझें। क्या? जहां pseudo force की जरूरत होगी वहीं अप्लाई करो ना। अन्य से हम कई प्रॉब्लम्स में pseudo force अप्लाई करके अपनी अंडरस्टैंडिंग को किल करते हैं। हम आंसर निकालने की मशीन बन जाते हैं। एक्चुअली सी, वॉट एवर इवेंट यू हैव, आप उसको सबसे अच्छा विजुलाइज कर सकते हैं अपने रेफरेंस फ्रेम में। मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। या यूं कहें, आपकी जो ऑब्वियस चॉइस जाएगी किसी चीज को एनालाइज करने के लिए, वो आपका अपना रेफरेंस फ्रेम होगा, ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम। ये हमारा नेचुरल चॉइस है। लेकिन क्या होगा, किसी सिचुएशन में हम अपने ग्राउंड फ्रेम में उस प्रॉब्लम को एनालाइज करने बैठेंगे और सॉल्यूशन विल बिकम आइदर टू कॉम्प्लेक्स और इम्पॉसिबल। या तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा या बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा। वहां हमें मालूम है, यस, ये फिनोमेना जो हम देख रहे हैं ग्राउंड फ्रेम से, किसी दूसरे फ्रेम में कुछ और तरह से अपीयर होगी, तो हम कोई ऐसा फ्रेम सेलेक्ट करेंगे जिसमें वो फिनोमेना ज्यादा सिंपल अपीयर हो, एंड वी एनालाइज इन दैट फ्रेम। You got the idea? Yes, sir. So that is basically this one. Just you want to note down it? हो गया सर। So here the most important thing is this idea. तो अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया था उसको मैं इरेज नहीं कर रहा हूं। नाउ वी हैव टू डिस्कस और लर्न द बेसिक पोस्टुलेट्स और बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ गैलीलियन रिलेटिविटी। अब देखिए बेसिक प्रिंसिपल्स। आई गॉट सरप्राइज दैट जब हम रिलेटिव मोशन की बात स्टार्ट करते हैं तो सीधे इस बात पे आ जाते हैं कि कैसे रिवर ब्रॉड प्रॉब्लम सॉल्व करें, कैसे रेन मैन प्रॉब्लम सॉल्व करें। हम उन प्रॉब्लम सॉल्व करने की मेथड में उलझ जाते हैं, बट रिलेटिव मोशन के प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करते। एंड व्हाट आई हैव सीन, द प्रॉब्लम्स व्हिच हैव बीन आस्क्ड अर्लियर इन वेरियस ओलंपियाड्स या जेई में भी जो बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स आई हैं, उनमें हमें डिसाइड करना पड़ा है कि रिलेटिव मोशन यूज करें या ना करें। क्लियरली नहीं है रिलेटिव मोशन की प्रॉब्लम है, आपको एक पर्टिकुलर रेफरेंस फ्रेम सेलेक्ट करना पड़ा है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है जो ये रिलेटिव मोशन के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनकी बात करें। So what are the basic principles? These are first laws of motion remain same in all inertial reference frame. Laws of motion remain the same in all inertial reference अब इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम क्या है? इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम वो फ्रेम होते हैं विच आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटीज। जस्ट इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, या इसको सिंपल बोल दें अनएक्सेलरेटेड।
इनका कोई अपना एक्सेलेरेशन नहीं होता। ऐसे सारे फ्रेम में फिजिक्स के लॉ सेम रहेंगे, क्योंकि अगर लॉ बदल जाएंगे तो हम एनालाइज कैसे करेंगे। एंड सेकेंड, टाइम इंटरवल between two events remain the same in all reference frames. अब देखिए टाइम इंटरवल की बात है, दो इवेंट्स के बीच का जो टाइम इंटरवल होगा वो सारे रेफरेंस फ्रेम में सेम होगा। यही चेंज आया था स्पेशल रिलेटिविटी में। वहां ये हुआ कि जो दो इवेंट्स के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो अलग अलग रेफरेंस फ्रेम से अलग अलग हो सकता है। अब देखिए इस बात को हमारा मन नहीं मानेगा, लेकिन हमें स्पेशल रिलेटिविटी की बात नहीं करनी। सो फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड, इसी का नेचुरल आउटकम है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। दो पॉइंट हम स्पेस में लें तो उनके बीच का स्पेस इंटरवल भी अनचेंज रहेगा। Got the idea? Space interval between two points remains the same in all reference frame, so no need to write. So these are the two basic principles. You got it? Just note down it and then we proceed. Yes, sir, it is. Okay, have you ever thought कि जैसे आपसे बात करें रिलेटिव वेलोसिटी, तो आप सबको मालूम है दो ऑब्जेक्ट की अगर एक के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो उनके वेलोसिटी वेक्टर को का डिफरेंस ले लेते हैं। यस सर। हैव यू एवर थॉट कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों अज्यूम करना पड़ा? वो रेस्ट में लाना होता है। ऐसा कभी सोचा आपने? Actually, it is based on triangle law. Let us see. I assume, say, a reference frame. Say x and y. Say it has its origin. अब देखिए ये रेफरेंस फ्रेम मैंने अज्यूम किया तो हमारे लिए रेफरेंस फ्रेम रेस्ट पर है और इसी को अपना लेबोरेटरी फ्रेम बोल सकते हैं या ग्राउंड फ्रेम बोल सकते हैं। एंड आई कंसीडर टू पार्टिकल्स, से this particle B and it has some position vector B and I call RB vector and another particle here A, it has position vector RA vector, is it? Yes, sir. Suppose they are moving but at an instant they will occupy this situation. Now I can find position vector of B with respect to A. Yes, sir. What will be? It will be vector drawn from A towards B. Yes, sir. So if I draw this vector, this is what? R of B and I would use a notation slash A. मैं इस स्लैश नोटेशन यूज करूंगा RB slash A. ये आपको B क्लियरली विजिबल है? Yes, sir, visible. अब देखिए कई जगह RBA या RAB यूज कर लेते हैं, उसमें कई बार कई बुक में क्या RAB यूज कर लेंगे, कई बुक में RBA यूज कर लेंगे, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। लेकिन मैं इस स्लैश जानते क्यों यूज कर रहा हूं? बिकॉज वी नो, हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है ना, dy by dx, याद है? Yes, sir. What you call derivative of y with respect to x. Yes, sir. वही एनालॉजी यहां यूज कर ली, RB slash A means position B with vector of respect to B A. with respect to A. Is it? So here position vector of B with respect to A, that we can say R of B slash A vector is equal to RB vector minus RA vector. You got the idea? Yes, sir. Again, suppose A were moving and B were moving, दोनों चल रहे होते, I can write
what is velocity of A? Velocity of A is what? Derivative of RA. dRA upon dt. Is it? And what is Yes. velocity of B? Derivative of b. Derivative of B. But what is that? ये दोनों वेलोसिटी A और B की किसके रेस्पेक्ट में है? O के रेस्पेक्ट में. O के रेस्पेक्ट. लेकिन हम O के बारे में बोलते नहीं. Yes. ऐसे अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं RB स्लैश A को, तो क्या मिलना चाहिए? Relative velocity. Velocity between of B and A. B with respect to A. With respect to A. So what I can write here? R of B slash A dot. Is it? Is equal to what? RB vector dot minus RA vector dot. Dot means time derivative, is it? Yes, sir. So what it shows? That velocity vector of B with respect to A is equal to velocity vector of B minus velocity vector of A. Got the idea? Yes, sir. And again one thing, always try to understand every idea right from scratch. Actually relative motion में हम start यहां से करते हैं, इसको मान लेते हैं. और अभी तक जो मैंने बातें की ना, रिलेटिव मोशन हम क्यों पढ़ते हैं, क्या होता है, क्या पर्पज इसका, इन चीजों के बारे में हम डिस्कस ही नहीं करते और यही चीजें आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करती. फिर जानते हैं क्या करते हैं, हम एक कैटेगरी बना लेते हैं कि इस टाइप की प्रॉब्लम में ऐसा कर लो, इस टाइप की प्रॉब्लम में ऐसा कर लो. बट पूरी फिजिक्स में जहां भी रिलेटिव मोशन का आइडिया होगा, मैं आपसे कह रहा हूं, मुझे बताना नहीं पड़ेगा, कुछ दिनों बाद आप खुद ही यूज करोगे. अरे सर इसमें ये वाला फ्रेम यूज कर लो, इसमें ये वाला फ्रेम यूज कर लो, आसान होगा. तभी तो आप उस प्रॉब्लम को भी जो आपके लिए नई बनाई जाएगी, शायद मैंने उस टाइप को डिस्कस भी नहीं किया होगा, तो भी मेरे स्टूडेंट उसको एग्जाम में कर पाएंगे. अब देखिए, इस इक्वेशन को मैं दोबारा डिफरेंशिएट कर दूं, देन व्हाट वी गेट? रिलेशनशिप फॉर एक्सेलरेशन. Acceleration. Yes, sir. So I can write directly again, acceleration of B with respect to A is equal to acceleration of B minus acceleration of A. One more thing. वैसे तो ये बिल्कुल करेक्ट आइडिया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब भी हम वेक्टर्स को कंबाइन करते हैं तो किसी वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करने के लिए उसको रिवर्स करना पड़ेगा. अगर आप ज्योमेट्रिकल मेथड यूज कर रहे हैं, Yes, ना? sir. और अगर एनालिटिकल मेथड यूज करें, माइनस साइन लगाना पड़ेगा. हम Yes. इस ऑपरेशन से बच सकते हैं अगर हम माइनस की जगह प्लस यूज करें. सो व्हाट आई कैन राइट हियर, आर बी इज इक्वल टू व्हाट? आर ए प्लस आर ऑफ बी स्लैश ए. व्हाट दैट इज राइट. Yes, sir. और इस इक्वेशन को याद करना ही बहुत आसान है. क्या? ए अगर यहां पे, तो ए यहां नीचे होगा. Yes, sir. So what we can write here? Velocity of B is equal to what? Velocity of A plus velocity of B with respect to A. And acceleration of B is equal to what? Acceleration of A plus acceleration of B with respect to A. Actually use in this plus notation के साथ use करना ज्यादा कन्वीनियंट होगा. तो हम इसको ज्योमेट्रिकली आसानी से हम लोग उसको हाँ. फिगर आउट कर पाएंगे. अगर आप ज्योमेट्रिकल मेथड यूज कर रहे हैं तो आपकी एक ऑपरेशन बच जाएगी, एक वेक्टर को उल्टा करके अज्यूम नहीं करना पड़ेगा. नाउ वन मोर थिंग, अगर मैंने यहां पे एक रिवर्स वेक्टर ड्रॉ किया होता, जैसे दिस, तो ये वेक्टर क्या होता? ये रेड कलर वेक्टर ड्रॉ किया है, Yes, sir. ये वेक्टर होता पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी. तो मैं Yes, इसको sir. लिखता आर ऑफ ए स्लैश बी. इज इट? नाउ जस्ट सी हियर, Yes, sir. ये दोनों वेक्टर आर ऑफ बी स्लैश ए एंड आर ऑफ ए स्लैश बी, ये हमेशा एक दूसरे से मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे और डायरेक्शन में अपोजिट होंगे. Yes, sir. इसका मतलब ये हुआ कि this r of b slash a is equal to minus of r of a slash b. Is it? It means velocity of b slash a is equal to minus of velocity of a slash b.
दो पार्टिकल्स की रिलेटिव वेलोसिटीज एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मैग्नीट्यूड में इक्वल होगी और डायरेक्शन में अपोजिट होगी। Yes, बार ये sir. आइडिया बहुत काम कर जाएगा एंड कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट मैंने कहा कि व्हेन वी आर लर्निंग समथिंग, कोई जल्दी बात मत करें, ट्राई टू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। एक एक छोटी छोटी बात को सीखिए और यही छोटी बातें आप देखिए आगे चल के बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सिंपल करेंगे और आप ही सिंपल करेंगे। एंड ये जो आइडिया शुरू होगा ना कि आपकी तरफ से सिंप्लीफिकेशन आने शुरू होंगे बहुत कमाल के, वो कम से कम न्यूटन्स लॉ एंड वर्क एनर्जी तक मेरे साथ चलेंगे, उसके बाद आप अपने हिसाब से फिजिक्स सोचने लग जाएंगे। बात समझ रहे ना? एंड एट दैट टाइम मुझे केवल आपको बेसिक आइडियाज बताने पड़ेंगे, आप बड़े रिमार्केबल सॉल्यूशंस दिया करेंगे। एंड किसी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन नहीं, कई सॉल्यूशन आपके दिमाग में आएंगे। जब कई सॉल्यूशन दिमाग में आने लग जाएंगे ना, तब जाके एग्जाम में जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होगा उसको आप कर पाएंगे। And similarly, I can write what? Acceleration of B slash A is equal to minus of acceleration of A slash B. Just these are basic relations in relative motion. Fundamental relations. Just note down these ideas also, then we proceed. इसके बाद Yes, sir, done. हम relative motion यूज करने पर चलेंगे। तो हो गया। Now before we take some situations या मैं कोई और क्वेश्चन लूं, मैं चाहता हूं कि आपका ही किया हुआ एक क्वेश्चन मैं पहले लूं। प्रोजेक्टाइल मोशन में पाथफाइंडर में आप लोगों ने क्वेश्चन किया होगा, देयर इज ए कैनन एंड ए बंकर ऑन द हिल, याद आया? Yes, sir. सो व्हाट वाज द क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर क्या था? सर मैं रीड कर दूं? क्वेश्चन नंबर क्या था, याद है क्या? This was, here we have a cannon and here we have a hill and here was the bunker and this distance was given. Yes, sir. This distance was what? D and yahan se ye this. An angle of 5. This angle was 5. 5. ऐसा ही दिया था? Yes, sir. And Yes, sir. every shell explodes in time t. time t before Reaching the bunker. One thing. And कैनन से जो शेल फायर किए जा रहा है उनकी स्पीड u है। Yes, sir. Firing speed is u. Got the idea? And what you have to calculate? The closest distance between a shell and the bunker. Yes, sir. Or find minimum distance between a shell and bunker. You got the idea? And you can recall how you have solved it. जहां तक मैं सही हूं, आप सब लोगों ने t टाइम पर शेल के पोजीशन कोऑर्डिनेट फाइंड किए होंगे। Yes, sir. और बंकर से डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस फाइंड की होगी, आइदर डिफरेंशिएशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा के आपने मिनिमम डिस्टेंस फाइंड की होगी। एंड जस्ट सी, मैंने क्यों कहा ऐसा? क्योंकि नेचुरली आपके सामने जो भी सिचुएशन होगी, आप उसमें ग्राउंड फ्रेम से नेचुरल सोचने की कोशिश करेंगे। नाउ अब मैं ये देख रहा हूं कि ग्राउंड फ्रेम से मैं अगर इस सिचुएशन को एनालाइज करता हूं
तो मुझे इतना काम करना पड़ेगा, टी टाइम पर पोजीशन कोऑर्डिनेट, देन डिस्टेंस फार्मूला, देन डिफरेंशिएशन। यू गॉट द आइडिया? यस सर। और इतनी कैलकुलेशन में हो सकता है कहीं कोई गलती हो जाए। यस सर। सो आई विल यूज हियर आइडिया ऑफ रिलेटिव मोशन। अब देखिए इसमें डिफिकल्टी जानते हो क्या है? डिफिकल्टी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इस कारण से जो शेल का पाथ है पैराबोलिक हो रहा है ना? यस सर। अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ना होता तो किसी भी शेल का पाथ कैसा होता? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। प्रॉब्लम सिंपल हो गई। सर। सो वी सेलेक्ट ए फ्रेम, select a frame in which there is no acceleration of the shell. एक तो शेल का कोई एक्सेलेरेशन ना हो, पहली बात। और दूसरी सिंपलिसिटी और कर सकते हैं कि अगर उस फ्रेम की वेलोसिटी है जब शेल फायर किया गया, उस टाइम अगर कोई वेलोसिटी है तो हमें एक रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। मेरी बात समझ रहे हैं ध्यान से? तो हम एक बात मान लें कि अगर फ्रेम का एक्सेलेरेशन कुछ ऐसा कर लें कि उस फ्रेम की वेलोसिटी जिस वक्त शेल फायर किया गया उस वक्त उसकी वेलोसिटी 0 थी। यस सर। अब देखिए क्या हुआ, अगर मुझे ये करना पड़ेगा, सेलेक्ट ए फ्रेम इन विच देयर इज नो एक्सेलेरेशन ऑफ द शेल, इट मींस क्या होना चाहिए? हम ऐसा फ्रेम सेलेक्ट करें जो जी एक्सेलेरेशन से नीचे आ रहा हो, डाउनवर्ड्स जा रहा हो। सो व्हाट? फ्रेम मूविंग विथ एक्सेलेरेशन जी डाउनवर्ड्स। तो ये बात फुलफिल हो गई। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि जिस वक्त शेल फायर किया गया ना उस वक्त इस फ्रेम की कोई वेलोसिटी हो सकती है, तो हमें शेल की यू में से उस वेलोसिटी को माइनस करके रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। तो हम एक काम और कर लें। फर्स्ट थिंग, एंड क्या किया? द फ्रेम बिगिंस मूविंग when a shell is fired. तो जब शेल फायर किया गया उस वक्त इस फ्रेम ने चलना शुरू किया, तब तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी ना? यस सर। सो व्हाट वी कैन से, इसका आउटकम क्या हुआ? इसका आउटकम वेलोसिटी ऑफ शेल, या यू कैन से वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, of shell relative to the chosen frame is u. u ही रहेगा। अब देखिए इतनी बात सोचने में क्या कोई बहुत टाइम लगेगा? नो सर। लेकिन इस फ्रेम में जानते हो क्या होगा? हमें कैनन को नहीं देखना, किसी को, मतलब अगर हम देखें तो एवरी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर है वो जी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा। यस सर। अब कैनन को नहीं देखना, हमें तो बॉल को देखना है ना? और बंकर को देखना है। किसको देखना है? बंकर को। तो क्या होगा? t=0 पे बंकर यहां पर है एंड t=0 पर शेल यहां पर है, लेकिन टाइम t कैपिटल T पर बंकर यहां पहुंच जाएगा। यस सर। And how much it will displace? Half GT square. Is it? Yes sir. तो अगर मैं शेल को इसी डायरेक्शन में m करता हुआ फायर कर दूं तो शेल उसी डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी जाएगा। Yes sir. और हाउ मच डिस्टेंस इट विल ट्रेवल? ये यहां कहीं आके फूट जाएगा। UT. Is it? अगर Yes, देखिए मैं ये एंगल लेता हूं थीटा,
अगर Yes, sir. एंगल थीटा मैं इसके अलावा कोई और लेता हूं तो ये जो डिस्टेंस होगी ज्यादा हो जाएगी ना, यस सर। क्योंकि इस कन से फायर किया गया जितने भी शेल हैं वो यूटी रेडियस के सर्किल पे ही तो रहेंगे। यस सर। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, इज इट? एंड नाउ वी कैन कैलकुलेट थीटा। हाउ? This we know half gt square, and this one is how much? D sine phi. Is it? And this is how much? D cos phi. So you can write answer tan theta is equal to what? D sine phi plus half gt square upon D cos phi. I think you got the answer. यस सर। Was the analysis simpler or not? यस सर। सर यही निकालने के लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ा था। अब देखिए, मैंने आपको जो सबसे पहली बात क्या बताई, वाई वी स्टडी रिलेटिव मोशन। डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम से एक ही फिनोमिना अलग अलग दिखाई देगी। ये जो हमने Yes, स्पेशल sir. फ्रेम सेलेक्ट किया ना, इसमें शेल का मोशन कैसा दिखाई दिया? स्ट्रेट, यस सर। इज इट? और और सर बंकर भी स्ट्रेट ही ऊपर गया, तो इससे बंकर भी आसानी स्ट्रेट हो ऊपर जा गया। रहा है, एंड एनालिसिस Yes, सिंपल sir. हो गई। नाउ जस्ट सी Yes, दिस कैपेबिलिटी यू हैव टू एक्वायर। पूरी रिलेटिव मोशन पढ़ने का आपका पर्पस यही होना चाहिए। डोंट, अगर आपने मेरे साथ रैनमैन प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, रिवर बोट प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे, उनकी मेथड सीखने की कोशिश की, तो ये जो एक्चुअल चीज रिलेटिव मोशन में सीखनी है ना, आप इससे नहीं सीख पाएंगे। हाँ, उन प्रॉब्लम्स को तो हम लेंगे, क्यों? ये देखने के लिए कि अलग अलग फ्रेम में रेन का, मतलब सपोज मैन के फ्रेम में रेन का मोशन कैसा ऑब्जर्व होगा, तो हमें क्या करना चाहिए। रिवर बोट में, वाटर के रेफरेंस फ्रेम में बोट का मोशन कैसा होगा, बोट के रेफरेंस फ्रेम में वाटर का मोशन कैसा होगा, वो सारे विजुअलाइजेशन क्लियर हो। वो जब विजुअलाइजेशन क्लियर होंगे ना, तो आप चीजों को बड़ी कॉन्फिडेंटली सॉल्व करेंगे। नाउ यू गॉट द आइडिया? So just note Yes, down the sir. solution. सर Yes. सर एक चीज पूछनी है सर, इसमें आपने बोला कि बंकर रिलेटिवली माने तो वो जी से ऊपर जा रहा है सर, तो जो शेल का पाथ है वो एकदम स्ट्रेट कैसे हो गया? वो उसके लिए श्योर कैसे? Yes. प्रॉपर उसी लाइन में, मतलब Listen. सर उसके उसी पॉइंट पे जहाँ पे वो हाँ। पहुंचा उधर तक। अब देखिए, शेल का पाथ पैराबोलिक क्यों था? क्योंकि उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। यस सर जी। अब देखिए, मैं यहां पे आता हूं, दिस एक्सेलरेशन ऑफ शेल विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम, जो हमने फ्रेम चूज किया उसके रेस्पेक्ट में क्या होगा? ये होगा वेक्टर एक्सेलरेशन ऑफ शेल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, यही होगा ना? यस। एक्सेलरेशन ऑफ शेल क्या है? जी वेक्टर। यस सर। एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम क्या है? डी जी वेक्टर। सो व्हाट वी गेट हियर? जी वेक्टर माइनस जी वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर। इट मींस फ्रेम का एक्सेलरेशन है ही नहीं, अरे शेल का एक्सेलरेशन फ्रेम में है ही नहीं, तो जो उसको वेलोसिटी दोगे ना, उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता जाएगा ना स्ट्रेट लाइन में। ओके सर। एक्चुअली लिसन, समझ आया। ये जो आपने इस तरह की बातें पूछी ना, ये बातें टीचर के साथ डिस्कस करने के लिए बहुत जरूरी होती है। कभी भी अपने मन के, खासकर विजुअलाइजेशन वाले डाउट मेरी क्लास में सप्रेस ना करें, खुल के पूछिए। ट्वेंटियथ चेक फ्रॉम पाथफाइंडर। नाउ जस्ट सी, मैंने कहा था मैं एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगा आज के लिए, मतलब अपनी क्लास कल होगी, तो ये क्वेश्चन आप रिलेटिव का है? क्या बेटा? रिलेटिव का है ना सर ये, पता या प्रोजेक्टाइल? पता नहीं,
डिड्यूस यस सर, वो एग्जाम में भी पता नहीं होगा। अब देखिए, लिसन, आपने बोला रिलेटिव का है, यही तो मैं दिमाग से हटाना चाहता हूं। मैंने आपको बिगनिंग में क्या कहा था, जब हम सब्जेक्ट सीख रहे होते हैं तो एक बहुत बड़ी गलती होती है, ये चैप्टर चल रहा है, क्या इस चैप्टर की प्रॉब्लम है, क्या न्यूटन्स लॉ की, कि उस टाइम आपको मालूम है न्यूटन्स लॉ चल रहा है तो प्रॉब्लम न्यूटन्स लॉ की होगी, वर्क एनर्जी चल रहा है तो प्रॉब्लम वर्क एनर्जी की होगी, मोमेंटम मेथड चल रहा है तो प्रॉब्लम मोमेंटम मेथड की होगी, सेंटर मास चल रहा है तो प्रॉब्लम सेंटर मास की होगी, है ना। लेकिन जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि प्रॉब्लम किस चैप्टर की है। यस तो वहां मेथड तो आपको सेलेक्ट करना है ना। यस सर। मेरी बात समझ रहे हैं। और दूसरी डिफिकल्टी क्या है, इन एवरी प्रॉब्लम जो भी आप सॉल्व करेंगे, आपकी नेचुरल थॉट जाएगी ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम, जो भी नई प्रॉब्लम होगी। मेरी बात ध्यान रखना। यस सर। जिस टाइप की प्रॉब्लम्स आपने प्रैक्टिस कर रखी है ना, उस टाइप में तो आपको मालूम है इस प्रॉब्लम में तो ये यूज करते हैं, कर दोगे। लेकिन जो प्रॉब्लम्स आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये मेरी गारंटी है जेईई एडवांस एंड फिजिक्स ओलंपियाड में वो नहीं पूछी जाएंगी। अब तो आप बोल सकते सर हम प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं जब पूछी नहीं जाएंगी। एक्चुअली वो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम इसलिए कि जो हमने लॉ सीखा है उनको अप्लाई कर सके। मैं आपको प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करने का नजरिया बदलना चाहता हूं, क्योंकि देखो बहुत दिन हो गए हमें साथ करते करते, शायद आज 21st या 22nd क्लास होगी ये। इतने दिनों में आप मेरी बात से फैमिलियर हो चुके होंगे, है ना। मैंने एकदम से फिजिक्स में चीजों को चेंज नहीं किया, जैसे आप पढ़ते थे धीरे धीरे उन्हीं चीजों को चेंज करता गया। बट कभी न कभी तुम्हें पूरी फिजिक्स की फिलॉसफी में एंटर करना ही पड़ेगा ना। रिलेटिव मोशन इज राइट टाइम, क्योंकि यहां से हम फ्रेम का सिलेक्शन सीखते हैं। जस्ट सी, होल पर्पस ऑफ स्टडिंग रिलेटिव मोशन इज टू बी एबल टू सेलेक्ट ए प्रॉपर रेफरेंस फ्रेम। अब देखिए यही शेल वाली प्रॉब्लम, अगर ये रेफरेंस फ्रेम आपके दिमाग में आ जाता तो एग्जाम में शायद बहुत बड़ा टाइम सेव कर जाते। यस सर, और सर कोई पॉसिबल मिस्टेक से ही बच सकते हैं, है ना। अब देखो, चलो इसमें तो खास बात क्या थी मैं बता रहा हूं आपको, कि केवल टाइम से हो रहा है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम मैं लिख रहा हूं ना, यू ट्राई टू सॉल्व इन ग्राउंड फ्रेम में आपकी चॉइस जाएगी, आप सॉल्व करो, आपको काफी मजा आएगा। या तो सॉल्व नहीं होगी, और सॉल्व होगी तो सॉल्यूशन की लेंथ कुछ ज्यादा ही बड़ी। यस सर। इज इट। तो इसमें भी हमें कोई एक ऐसा प्रॉपर रेफरेंस फ्रेम सेलेक्ट करना होगा, और आपने अगर वो फ्रेम रेफरेंस सेलेक्ट कर लिया प्रॉपर, तो आप देखोगे जिस सॉल्यूशन को हम कर नहीं पा रहे थे वो सिंगल एक लाइन में सॉल्व हो गया। एक्चुअली यही तो बात है। जैसे कई स्टूडेंट मुझसे कंप्लेन करते हैं सर इस बुक की प्रॉब्लम्स बहुत डिफिकल्ट है। एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं है, हम फिजिक्स को जिस तरह से लेना चाहिए उससे लेते नहीं है, इसलिए हम बड़े बड़े मेथड अप्लाई करते हैं। जैसे यही शेल वाली प्रॉब्लम क्या डिफिकल्ट है? नो सर। लेकिन उस दिन तो आपको लगा वो लंबी है। अब आप समझ सकते हो, Yes, जैसे जैसे हम very. आगे बढ़ेंगे आप प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के तरीके आपके बड़े स्मार्ट होते जाएंगे। सो अभी इस बात को रेस करें, ये होमवर्क रहा अपने पास। नाउ आई एम कमिंग जस्ट, अब देखिए रिलेटिव मोशन सिचुएशन को एनालाइज करने का। अब क्या हुआ, व्हाट आई हैव सीन फ्रॉम लास्ट सेवरल इयर्स, रिलेटिव मोशन प्रॉब्लम्स में मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं छोटी छोटी, और उन गलतियां करने से आंसर नहीं आते, और आंसर नहीं आते तो हम क्या कंप्लेन करते हैं, सर ये हमें रिलेटिव मोशन थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। जबकि रिलेटिव मोशन दिक्कत नहीं दे रहा है, आपने छोटी सी एक गलती की है, बस वो आपको ना करें। मेरी बात समझ रहे हैं? तो रिलेटिव मोशन Yes, प्रॉब्लम्स sir. को एनालाइज करने का जो स्ट्रेटेजी होगी, मैं पहले उस स्ट्रेटेजी की बात करूंगा। मेरी बात समझ रहे हैं? उस स्ट्रेटेजी की बात करूंगा। अब उस स्ट्रेटेजी में आपको गलती नहीं करनी। सो फर्स्ट वी डिस्कस स्ट्रेटेजी टू सॉल्व रिलेटिव मोशन सिचुएशंस। अब देखिए क्या होगा, पहला काम, अब देखो जब मैं ये स्ट्रेटेजी लिखूंगा ना तो आपको लगेगा सर ये क्यों फालतू में लिखा रहे हैं।
अरे ये तो बहुत सिंपल बात है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी बात ध्यान सुनना, आप जिस प्रॉब्लम में जहां भी कोई गलती करोगे, मैं जो उसमें एक स्टेप में गलती हो रही होगी, उसी पे ध्यान देना है। अब देखो, फर्स्ट थिंग, स्टेप 1, रिकॉग्नाइज और आइडेंटिफाई all the given and required quantities। जो भी क्वांटिटीज गिवन मतलब जो प्रॉब्लम में मेंशन है, रिक्वायर्ड मतलब जो पूछी गई हैं, उनको आइडेंटिफाई करना एंड एक्सप्रेस देम इन वेक्टर फॉर्म। अब वेक्टर फॉर्म दो है, एक वेक्टर फॉर्म है ग्राफिकल बाय अ डायरेक्ट लाइन सेगमेंट ड्रॉन टू ए स्केल, और दूसरा है एनालिटिकल कंपोनेंट फॉर्म। तो फर्स्ट इसमें ए होगा ग्राफिकल, और यू कैन से ज्योमेट्रिकल कह सकते हैं, और बी एनालिटिकल। एनालिटिकल मतलब कंपोनेंट फॉर्म आई कैप जे कैप के कैप, इज इट? यस सर। अब देखो मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, आप सबको लगा होगा अरे यार ये कोई स्टेप है क्या? लग रहा है ये ना? हमेशा करना है। लग रहा है ना? कर ये भी कोई स्टेप लिखने की है? यस सर। अब मैं आज आपसे कह रहा हूं कि आपकी जब भी कोई रिलेटिव मोशन प्रॉब्लम गलत होगी, 99% गलती इसी स्टेप में हो रही होगी। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। मेरी बात आप चाहें तो नोट कर लें, आप जब भी कोई प्रॉब्लम आपसे गलत, आपकी गलती के 99% चांस इसी स्टेप के होंगे। कि जानते हो जिस वही केयरलेस हो जाते हैं। अब दूसरा सेकंड स्टेप, राइट रिलेवेंट वेक्टर इक्वेशन एंड अब इसमें रखनी है वैल्यूज। भाई इक्वेशन लिख ली, उसमें क्या रखनी वैल्यूज? तो मैं एक काम करता हूं, इसको, ये स्टेप कोई मुश्किल नहीं है, रिलेवेंट वेक्टर इक्वेशन लिखना कोई मुश्किल स्टेप नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होगा ना, हम इक्वेशन को किस तरीके से लिख लें उससे बड़ा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। तो मैं बीच में सिखाऊंगा कि कहां कैसे इक्वेशन को लिखा जाए। जैसे एक आइडिया मैंने दिया कि माइनस के बजाय प्लस में लिखेंगे तो सिंपल रहेगा, उसके अलावा कुछ और सिंपल बातें हैं। थर्ड स्टेप, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब वैल्यू रखनी है ना? तो ग्राफिकल मेथड में वैल्यू रखने का मतलब क्या है? आप डायग्राम बनाएंगे ना इक्वेशन का, ट्राइंगल लॉ से। यस सर। तो डायग्राम किसका बनाएंगे? जो इक्वेशन था। यस, इक्वेशन का डायग्राम बनाएंगे। तो अगर आप ग्राफिकल मेथड यूज कर रहे हैं, और आई कैन से ज्योमेट्रिकल मेथड, तो यहां ज्योमेट्री लिखा है, तो क्या होगा? ड्रॉ डायग्राम ऑफ द इक्वेशन यूजिंग ट्राइंगल लॉ। दोनों ही बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें जानते हो क्या होगा? आप जब भी डायग्राम बनाना होगा, मैक्सिमम टाइम आप इक्वेशन के बजाय सिचुएशन का डायग्राम बनाने लग जाएंगे। क्यों जानते हो? जरा एक बात ध्यान से देखना, हमारी जो हैबिट हो जाती है हम वही करते हैं। आप Yes, फिजिक्स की मैगजीन प्रॉब्लम में जो सिचुएशन दी होती है उसका डायग्राम बनाते हो, किसी इक्वेशन का डायग्राम बनाते हो? यस सर। किसका डायग्राम बनाते हो? सिचुएशन की। सिचुएशन का, सिचुएशन है ना?
चाहे वो अभी तक की काइनेमेटिक्स रही हो, चाहे सर आगे इक्वेशन न्यूटन्स वाली लॉ जो या कुछ भी रहा हो, उसमें हुई एफबीडी है। बनाते हैं ना, एफबीडी, उस Yes, सिचुएशन sir. का डायग्राम होता है ना। Yes, बट sir. यही एक सिचुएशन ऐसी है रिलेटिव मोशन कि हम इक्वेशन का डायग्राम बनाते हैं एंड उसके लिए ट्राइंगल लॉ यूज करते हैं, और यू कैन से सब्स्टिट्यूट values in analytical form in the equation. दोनों मेथड ले सकते हैं, मैं कुछ प्रॉब्लम्स को दोनों मेथड सॉल्व करूंगा, ज्योमेट्रिकल मेथड भी यूज करूंगा और एनालिटिकल मेथड भी यूज करूंगा। लेकिन कुछ टाइम बाद आपको रियलाइज हो जाएगा कि इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन द ज्योमेट्रिकल मेथड इज Geometrical. वेरी क्विक। Yes. अब देखिए जो हम अभी प्रॉब्लम सॉल्व किया कैनन शेल वाली, उसमें ज्योमेट्रिकल मेथड ही तो लिया। Yes, sir. तो यू गॉट द आइडिया। अब इसके बाद फोर्थ स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, सॉल्व एंड फाइंड आंसर, देयर इज नीड। No, sir. तो इसमें क्या होगा, यूज ज्योमेट्री टू फाइंड आंसर। इसमें क्या होगा, मेक इक्वेशन टू फाइंड आंसर। So just note down it and please be careful on the two things. First step. First step and second, ज्योमेट्रिकल मेथड में आपको डायग्राम सिचुएशन का नहीं बनाना है, आपको डायग्राम इक्वेशन का बनाना है और उसमें ट्राइंगल लॉ फॉलो करना है। हो गया sir. तो हो गया। अब देखिए ट्राइंगल लॉ से आप सब लोग फैमिलियर है ना। अरे Yes, ट्राइंगल, sir. अब ट्राइंगल लॉ में एक बात मैं आपको रिकॉल करा दूं कि फर्स्ट वेक्टर एंड रिजल्टेंट के टिप कॉमन पॉइंट पे होते हैं। सही Yes, बोल रहा है sir. गलत या गलत बोल रहा हूं? मेरी बात ध्यान सर दो, सही बोल रहे हैं। गलत बोल रहा हूं। सी ट्राइंगल लॉ मतलब मैं कहूं वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सपोज मैंने कहा ये वेक्टर ए है सर टेल साथ में। और यस ये वेक्टर बी है, सर मैंने सर टेल को ही टिप समझ लिया, अच्छा। मतलब मैं उसको हेड ये वेक्टर सी है। तो आप देखिए ये जो यस सर। ये फर्स्ट वेक्टर Yes, sir. और रिजल्टेंट के टेल को इनिशियल होंगे, मतलब को पॉइंट एक ही पॉइंट पर होंगे। इनको बोलते हैं फर्स्ट वेक्टर एंड द रिजल्टेंट आर को इनिशियल वेक्टर्स। व्हाट? फर्स्ट वेक्टर एंड द रिजल्टेंट आर को इनिशियल वेक्टर्स। इज इट? ऐसे ही सेकेंड वेक्टर और रिजल्टेंट आर को टर्मिनल। सेकेंड Yes, sir. वेक्टर यस and resultant are co-terminal. वैसे तो ये बातें बड़ी छोटी हैं, लेकिन यही बातें आगे चल के हमको गलतियां करने से बचाएंगी। इरेज कर दें इसको। यस सर। जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो जितनी भी सिचुएशंस हम सॉल्व करेंगे फंडामेंटली उसमें दो ही बॉडीज होंगी, है ना। कि रिलेटिव मोशन की बात करें दो बॉडीज की, हो सकता है तीन हो तो दो दो के पेयर बना के सॉल्व करेंगे। यस सर। तो अब देखिए उन दो बॉडीज में क्या बात होगी, या तो वो आपस में कोई फोर्स नहीं लगा रही होंगी या आपस में फोर्स लगा रही होंगी।
क्या कोई इसके अलावा तीसरी सिचुएशन हो सकती है? नो सर। So all relative motion situation can be classified into two categories. First, relative motion of non-interacting bodies. And second, relative motion of interacting bodies. इंटरैक्टिंग बॉडीज। So what I can say here? Relative motion situation. First, relative motion of non-interacting bodies, and second one, relative motion of interacting bodies. अब देखिए, दोनों को एनालिसिस करने के लिए कुछ फिजिकल एस्पेक्ट्स होंगे फिजिक्स के, वो हमें सोचना पड़ेगा, बड़े इंपॉर्टेंट है। अब इससे मैं बात कहूं, इफ आई से relative motion of raindrops and man, ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? इंटरेक्टिंग या नॉन नॉन इंटरैक्टिंग। नॉन इंटरैक्टिंग। नॉन इंटरेक्टिंग। क्यों? जब तक वो रेनड्रॉप उस आदमी से नहीं टकराई तभी तक की तो बात कर रहे हैं। यस सर। सपोज यू वांट टू स्टडी रिवर मैन। relative motion between इंटरैक्टिंग। two cars, नॉन इंटरैक्टिंग। नॉन नॉन इंटरेक्टिंग इंटरेक्टिव। है ना, क्योंकि भगवान न करे दो कार के बीच में इंटरेक्शन हो जाए। सर उसके बाद फिर सर कोलिजन हो जाएगा फिर। हाँ, एक्सीडेंट बोलते हैं उसको, Yes. कॉलिजन नहीं बोलते। तो सर फिर सर फिजिक्स में फिर कोलिजन के अंडर पढ़ना पड़ेगा। See, if I discuss air and airplane, इंटरैक्टिंग। इंटरेक्टिंग है। river and boat, इंटरैक्टिंग। interacting। आप समझ में आया? अब देखिए, दोनों में एक फंडामेंटल डिफरेंस है, और उस फंडामेंटल डिफरेंस को समझे बिना हम इन सिचुएशन में एंटर नहीं कर सकते। बात समझ? अब देखिए, इसमें तो क्या है, यस सर। उनके बीच में कोई इंटरेक्शन है ही नहीं, कोई फोर्स है ही नहीं, तो इस प्रॉब्लम को तो हम कंप्लीटली काइनेमेटिक्स के आइडिया से सॉल्व कर सकते हैं। यस सर। यस सर। सर दोनों के वेक्टर्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। है ना? यस सर। तो ये नॉन इंटरेक्टिंग बॉडीज हैं, इसमें ओनली आइडियाज ऑफ काइनेमेटिक्स, इससे हमारा काम चल जाएगा ना। लेकिन Yes, जो sir. इंटरेक्टिंग बॉडीज है ना, उसमें हमें फोर्सेस के बारे में जानना पड़ेगा। तो न्यूटन्स लॉ की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत Yes, sir. पड़ेगी? न्यूटन्स लॉ की। नेचुरल माइंड कहता है, लेकिन फिर भी यार, ये रिवर बोट प्रॉब्लम तो हम काइनेमेटिक्स में न्यूटन्स लॉ से पहले पढ़ते हैं। यस सर। ऐसा क्या होता है? अब देखिए, खास बात देखिए, इस सिचुएशन को आप अच्छे समझ पाएंगे इफ आई कंसीडर ए सिचुएशन ऑफ ए पैसेंजर एंड ट्रेन। जानते हैं पैसेंजर किसे बोलते हैं? अरे, ट्रेन का ट्रेन के पैसेंजर कौन अंदर। होता है? देखो, इसमें अंतर है। रेलवे के हिसाब से जिसने टिकट ले लिया वो पैसेंजर हो गया, बट फिजिक्स हिसाब से यस सर। जो ट्रेन में जो ट्रेन बैठा के है वही अंदर है। पैसेंजर है। आप प्लेटफॉर्म पे आ गए तो पैसेंजर नहीं है। Yes. है ना? सपोज आप सब लोगों ने ट्रेन में जर्नी तो की होगी ना, यस सर। तो Yes, ट्रेन sir. के फ्लोर पे हम चलते हैं कि नहीं चलते? चलते हैं सर। चलते हैं। ट्रेन के फ्लोर पे वैसे ही चलते हैं, जमीन पे चलते हैं, या कुछ अलग तरीका आ जाता है? यस सर। सेम तरीका। सेम तरीका। Same. अच्छा, एक बात बताओ, क्या अपने चलने से, इधर उधर होने से ट्रेन पर कोई फर्क पड़ता है? No, sir. नेग्लिजिबल। अब जरा नहीं, ट्रेन नहीं। की बजाय हम एक काम करते, ये जो सब्जी बेचते हैं ना, वो एक होता है, वो चार पहिए वाला ठेला कार्ट। बोलते हैं कोटा में। Yes, sir. यस सर। ठेला। ठेला। ठेला, हाँ। यस सर। आप ठेले पे खड़े होके चलो तो आपके चलने से ठेले फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा पड़ेगा सर। sir, पड़ेगा। अंतर क्या है? ठेले का मास और आपका मास कंपेरेबल है, Compare. यस सर। बट ट्रेन का मास आपके ट्रेन का मास नहीं है। कंपेरिजन में
बहुत ज्यादा। इन्फिनिटली लार्ज है। यस सर। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ कि आपके चलने का ट्रेन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दूसरी बात होगी, ट्रेन जितना भी इधर उधर हिलेगी आपको अपने साथ ले जाएगी। यस सर। तो यहां पे फोर्स का जो इफेक्ट होना था वो हमें पहले से मालूम है ना, यस सर। तो यहां न्यूटन्स लॉ की जरूरत नहीं है। यस सर। गॉट द आइडिया? यस सर। सो हियर वी इंक्लूड ओनली दोज। मतलब फोर्स का इफेक्ट पहले से पता हो तो फिर ना कोई जरूरत नहीं है, पहले से पता हो क्या कर सकते हैं अपने साथ। हाँ, इसमें आपको पहले से मालूम है कि दो टाइप की बॉडीज हम इंक्लूड करेंगे, एक तो इन्फाइनेटली हैवी और दूसरी इन्फाइनेटली लाइटर। तो और सिचुएशन Light, कैसी होगी कि जो बहुत हल्की बॉडी होगी उसके किसी भी फोर्स का हैवियर बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एयरप्लेन और एयर। यस, एयरप्लेन एंड एयर। अब आप सोच सकते, देखो मैं एयरप्लेन और एयर और रिवर बोट पे नहीं आया, उस पे अभी आऊंगा। ट्रेन पैसेंजर वाली बात कर रही है, ये अपने मन को बहुत अच्छी तरह मान लेते हैं ना। देखो Yes, ट्रेन sir. और पैसेंजर वाली बात को समझने में आपको कोई डाउट नहीं होगा, यस सर, ज्यादा फेमिलियर है। कन्वीनियंट है। तो अभी मैं उसमें दूसरी Yes, सिचुएशन में आऊंगा। व्हाट मैं कहूं, टू बॉडीज, वन ऑफ, ये कह दें ऑफ masses m and small m such that m is much larger than small m, है ना। तो इसमें क्या होगा, मोशन ऑफ m कैन नॉट अफेक्ट मोशन ऑफ कैपिटल M। ये बात समझ में आ गई? यस सर। और दूसरी, M will carry small m with it। जो कैपिटल M है वो स्मॉल m को अपने साथ ले जाएगा जहां भी जाना है। यस सर। यू गॉट द आइडिया? अब आते हैं एयर और एयरप्लेन, उससे पहले रिवर बोट पे आए, है ना। अब देखो इसमें क्या होता है कि यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या क्रिएट होता है। अरे यार, ये जो बोट चलेगी वो तो पानी को हिलाती है, यस सर। है ना, आसपास के पानी को हिलाती है ना, यस सर। लेकिन वो आसपास के पानी को हिलाती है, पूरे पानी को नहीं हिलाती। क्योंकि अगर ऐसा रहा होता ना तो आज तक किसी भी नदी में हजारों नावें चल चुकी है, बोटें चल चुकी हैं, सारी नदियों की डायरेक्शन इधर उधर हो गई होती, यस सर। है ना। बात समझे? यस सर। इस सिचुएशन को हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे एक छोटे बच्चे को, बहुत छोटा बच्चा जिद कर रहा है, जैसे हमने भी कभी जिद की होगी, है ना, और उसके फादर उसको हाथ पकड़ के कहीं ले जा रहे हैं। यस सर। ठीक है, वो बच्चा जिद करके हिलेगा तो उस फादर के हाथ को तो लेकिन हिला उसको देता है, फायदा लेकिन नहीं। फादर को नहीं हिला पाता। यस सर। फादर अपने Yes, साथ जितना sir. चाहेंगे उतना ले जाते हैं ना। यस सर। ठीक वैसा ही होता है कि जो बोट है ना वो अपने आसपास के पानी को तो हिला देगी, लेकिन पूरे पानी को नहीं हिला पाएगी। पानी जैसे बहेगा वो बोट को अपने साथ ले जाएगा। यस सर। जैसे फादर उस बच्चे को, ठीक है, जिद कर रहा है, हाथ में है, थोड़ा सा हिल रहा है, लेकिन जितना फादर चल रहे हैं बच्चा साथ साथ जा रहा है। अब बात समझ में आई? सर पर ये केस ट्रेन Yes, में से sir. हाँ, थोड़ा डिफरेंट है ना सर, क्योंकि बोट थोड़ा पानी तो हिलाती है, मतलब थोड़ा वही तो बात है हिलाती ना। पानी। जैसे मान लो कि किसी फादर के हाथ में छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा जिद कर रहा है, तो बच्चा हिलेगा तो हाथ भी थोड़े बहुत हिलेंगे ना, लेकिन Yes, sir, उसका फादर समझ जहां गया। जाएगा बच्चे को अपने साथ एज ए ग्रोस ले जा रहा है ना। समझ गया सर। आइडिया क्लियर? यस सर। अब देखिए ये बड़े इंपॉर्टेंट है, आपके फिजिक्स में विजुअलाइजेशन बहुत क्लियर होने चाहिए। जो आप विजुअल मॉडल बनाएं, आप हर प्रॉब्लम में उस विजुअल मॉडल को अप्लाई करें, जबरदस्ती आंसर लाने की कोशिश मत करें। जो आपने मन में अंडरस्टैंडिंग बनाई है ना, हो सकता है मैं जो बातें बता रहा हूं एग्जैक्टली वैसी आपके मन में न बने, थोड़ा सा अलग बने, लेकिन जो आपके मन में है आप वही अप्लाई करना। आर्टिफिशियली आंसर लाने की कोशिश मत करना।
और ऐसा करोगे तो मैं धीरे धीरे आपके माइंड में जो भी मॉडल है उसको करेक्ट कर ही दूंगा। लेकिन अगर आपने Yes, sir. आर्टिफिशियली आंसर लाने की कोशिश की तो मुझे मालूम नहीं पड़ पाएगा ना आपके माइंड में क्या कि है। हम लोग ने आर्टिफिशियल क्या मतलब गलत। कभी ये कभी वो, आप लॉजिक फिक्स नहीं रहेगा। कभी आपके आंसर गलत आ रहे हो, नाउ आई विल गिव यू वन मोर लिबर्टी, आपके कभी आंसर गलत आ रहे हो तो आप मुझसे अलग से बात कर सकते हैं, है ना। कुछ दिनों बाद रिलेटिव मोशन शुरू हो गया, हो सकता है आप में से किन्हीं लोगों के मुझे अलग से डाउट क्लास लेनी पड़े। बहुत बातें यहां हो जाएंगी, लेकिन किसी को लगता नहीं मुझे बहुत डिफिकल्टी है तो मैं एक दो जूम पर अलग से डाउट क्लास Yes, अरेंज sir. कर सकता हूं 1 to 1, बट मुझे मेरे सारे स्टूडेंट का रिजल्ट चाहिए। बस मुझे आपसे रिक्वायरमेंट यही है कि जो आपके मन में एक फिक्स आइडिया है ना, आप उसी को अप्लाई करें। आंसर आर्टिफिशियल कि अरे इसमें ऐसा कर लो, आर्टिफिशियली आइडिया चेंज करके आंसर करेक्ट करने की कोशिश ना करें। इज इट नाउ Yes, गॉट द sir. आइडिया? अब देखिए इसमें Yes, sir. done. तो अब दोनों सिचुएशन अगर मैं कहूं तो आसान कौन सी होगी लेना, पहली वाली या दूसरी वाली? नॉन वैसे इंटरेक्टिंग दोनों बॉडीज। हैं। सो वी स्टार्ट विथ हाँ सर, वो जाए। मोशन ऑफ नॉन इंटरेक्टिंग बॉडीज। इज इट? Yes, हम sir. वहीं से स्टार्ट करेंगे एंड आई विल टेक वेरी सिंपल प्रॉब्लम एंड दैट विल बी इन 1 डायमेंशन। किसमें? हम 1 डायमेंशन में बात करें। सर वो एयरप्लेन और एयर वाली डिस्कस करोगे बाद में? क्या चीज बेटा? एयरप्लेन और एयर वाली। कौन सी एयर? सर एयर और एयरप्लेन वाली आप अरे वो भी वो डिस्कस करो। सब इसमें आ गई ना। अब जिस चलो मैं एग्जांपल लिख देता हूं, है ना, एग्जांपल लिख देता हूं। यहां क्या होगा? रैन एंड मैन, 2 कार्स एटसेट्रा, है ना। Yes, sir. और यहां क्या होगा? बेसिकली आई कैन राइट पैसेंजर एंड ट्रेन, देन बोट एंड रिवर। इज इट? एयरक्राफ्ट एंड एयर। अब समझ में आया? सो वी हैव दिस कैटेगरी फर्स्ट एंड दिस कैटेगरी सेकंड। मैंने ये कहा कि दोनों कैटेगरी एक साथ तो स्टार्ट नहीं कर सकते ना, 1 by 1 लेना No, पड़ेगा। sir. तो पहले हम पहली कैटेगरी को लें, Yes, sir. उसमें बिल्कुल आपको ग्रिप आ जाए तो इस कैटेगरी को शुरू करें। आइडिया समझ में आ गया? Yes, sir. तो जैसे अभी किसी ने पूछा था क्या इसको हम नहीं लेंगे, लेंगे इसको, लेकिन पहले वी टेक दिस मोशन ऑफ Yes, sir. नॉन इंटरेक्टिंग बॉडी। तो जस्ट रिलेटिव मोशन ऑफ नॉन इंटरेक्टिंग bodies. Just I take very simple situation of 1 dimensional motion, है ना। अब मेरी रिक्वायरमेंट यही होगी कि आप इसमें कोई गलती ना करें बस। What I consider a platform is moving upward with a uniform velocity of 2 meters per second. A platform is moving upwards with a constant velocity of 2 meters per second when it is at a height of 5 meters. A stone was projected from the प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म से एक स्टोन प्रोजेक्ट किया गया
the stone strike back the platform after 2 seconds. एंड इसमें एक कहते हैं प्रोजेक्टेड वर्टिकली. द स्टोन strikes back the platform after 2 seconds. ये इरेज कर दूं मैं. Yes, sir. Now see, we could make several part of the situation. मैं पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल अक्सर लेता हूं. First thing, A. Find velocity of projection of the stone with respect to platform as well as with respect to the ground. Listen one thing. ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो मैं आपको दूं और आप सॉल्व करें. आई वॉन्ट टू मेक यू लर्न समथिंग. Yes, sir. अब देखिए, बात रिलेटिव मोशन की चल रही है ना. तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिलेटिव मोशन यूज करें. अब देखिए, नेचुरल, मैंने कहा था जो हमारी नेचुरल टेंडेंसी ऑफ थिंकिंग की है वो ग्राउंड फ्रेम से रहेगी. अरे आपने आंसर में निकाल दिया. इज इट? मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे आंसर में इतना इंटरेस्ट नहीं है. बात क्या है? Yes, sir. कि जो हमारी नेचुरल थिंकिंग रहेगी किसमें रहेगी? ग्राउंड फ्रेम से रहेगी. इज Yes. इट? सो आई टेक द फर्स्ट मेथड, रेफरेंस फ्रेम ग्राउंड. तो अगर मैं ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम ले रहा हूं तो रिलेटिव मोशन का आइडिया है ही नहीं. व्हाट इज दैट? सपोज प्लेटफॉर्म वाज हियर and it was at height say 5 meter from the ground, and इस टाइम हमने बॉल को यहां से फेंका, है ना, t equal to 0, एंड ये अज्यूम कर लिया बॉल को हमने वेलोसिटी दिया u दिया मींस u ऑफ द स्टोन, मतलब ये स्टोन का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्लैश प्लेटफॉर्म नहीं निकाला. एंड वी नो ऑल्सो दैट दिस velocity of platform is 2, it is constant. यही होगा. Yes, sir. Now the stone will move upward and say here, यहां कहीं वो प्लेटफॉर्म पे हिट किया तो इतने में प्लेटफॉर्म यहां पहुंच चुका है. So what we get at t equal to 2 seconds, प्लेटफॉर्म यहां पहुंच चुका, बॉल यहां पहुंच चुकी है. यही तो हमें ग्राउंड से ऑब्जर्व होगा. Yes, sir. So what I can say here, that this is the displacement. What? Delta y of the platform. ये प्लेटफॉर्म का डिस्प्लेसमेंट है. Yes, sir. और यही बॉल का डिस्प्लेसमेंट है. That is delta y of the ball or stone. Let me write. Is it? Yes, sir. नाउ हमने मोशन डायग्राम बनाया, हमें रिलेवेंट इक्वेशन मिल गई, एंड अब इसमें रखनी वैल्यू. व्हाट इज डेल्टा वाई पी? डेल्टा वाई पी इज इक्वल टू वीपी इंटू टी, टी है ना. एंड व्हाट इज डेल्टा वाई स्टोन इज इक्वल टू यू स्टोन इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. यही होगा. Yes, sir. Let us equate. So what we have? Vp into t is equal to what? Us into t minus half gt square. अब देखिए यहां हमने एक बड़ी बात यूज की. क्या? ये जो टाइम इंटरवल है ना, Yes, sir. हमने ग्राउंड Same फ्रेम only. यूज किया. तो अभी देखिए रिलेटिव मोशन का कोई आइडिया यूज नहीं हुआ है. एंड प्रॉब्लम बड़ी सिंपली, बड़ी
सिंप्लिसिटी सॉल्व हो रही है. लेट अस सेट द वैल्यू. It will be a 2 into 2 is equal to what? US into 2 minus 5 into 2 square. So 8 2 cancel. So what do you get Yes, here? sir. 2 is equal to US minus 10. So US is equal to what? 12 12 meter per second. मीटर पर सेकेंड. क्या हमको लगा यहां कोई सॉल्व करना पड़ा? नो सर. अब देखिए दूसरा आंसर क्या निकलना है. वेलोसिटी ऑफ द स्टोन विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म. सो Yes, इट इज वेरी सिंपल, यस सर. है ना? क्या 10 मीटर पर सेकेंड. बट यहां मैं 10 आपसे मीटर एक बात पर कहूंगा. एक्चुअली रिलेटिव मोशन का ये आइडिया जहां तक मैं रिकॉल कर रहा हूं अपनी स्टूडेंट लाइफ, 6th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स में इंट्रोड्यूस होता है. व्हेन आई वाज इन 6th में मैथमेटिक्स में इंट्रोड्यूस हुआ था. डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, ऐसा कोई चैप्टर हुआ करता था. यस सर. उसमें एक चीज हम Sir, याद algebra- कर लेते थे कि अगर अपोजिट में चल रही है तो वेलोसिटीज ऐड कर दो, यस सर. और सेम डायरेक्शन में चल रही है तो सब्ट्रैक्ट कर दो. मैं आपसे कहूंगा कि रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आइडिया यूज करते हैं, बट वेरी केयरफुली. कई बार क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी दी गई होगी और एक चीज की वेलोसिटी अपने को फाइंड करनी होगी, वहां हमको वेक्टर ही यूज करने पड़ेंगे. तो यहां तो हम बात वेरी इजीली कर सकते हैं. व्हाट? वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म इज व्हाट? वेलोसिटी ऑफ स्टोन Stone माइनस minus वेलोसिटी ऑफ velocity of प्लेटफॉर्म, दैट इज व्हाट? 10 मीटर पर 10 मीटर पर सेकेंड. नाउ यू सी, अगर इसको मैं रिलेटिव मोशन आइडिया यूज करता, रेफरेंस फ्रेम. अब रिलेटिव मोशन आइडिया यूज करना है तो देखो जनरली बच्चे बोलते हैं रिलेटिव मोशन से कर लेंगे. मैं ये नहीं कहूंगा. आप ये मत बोलो रिलेटिव मोशन कर लेंगे, आप बोलो हम इस फ्रेम में कर लेंगे. यस सर. एक्चुअली रिलेटिव मोशन का पर्पस क्या था? टू बिकम एबल टू सेलेक्ट प्रॉपर रेफरेंस फ्रेम. मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर. तो अब इसमें रेफरेंस फ्रेम कौन सा चूज करें? ग्राउंड तो सर ऐसा या फ्रेम तो जिसका प्लेटफॉर्म का चूज इनिशियल कर लो या वेलोसिटी. बॉल का चूज कर लो, स्टोन का, दोनों में से एक चूज कर लो. यस सर. प्लेटफॉर्म. सो रेफरेंस फ्रेम प्लेटफॉर्म यूज कर लेते हैं. अब प्लेटफॉर्म का रेफरेंस फ्रेम चूज करेंगे तो हमें रिलेटिव मोशन का प्रिंसिपल यूज करना पड़ेगा. दोनों भाई लॉज ऑफ फिजिक्स तो वही रहेंगे, यस सर. इज इट? और दूसरा क्या है? टाइम इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स इज सेम इन ऑल रेफरेंस फ्रेम. तो बॉल का Yes, sir. फेंकना एक इवेंट एंड बॉल का प्लेटफॉर्म पर स्ट्राइक करना दूसरे इवेंट. इन दोनों इवेंट के बीच में जो टाइम इंटरवल है 2 सेकेंड. ये ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम में और प्लेटफॉर्म रेफरेंस फ्रेम में दोनों में सेम होगा. बात समझ रहे हैं? अब देखिए ये इतना सिंपल फैक्ट है कि इसको हम बिना समझे यूज कर जाते हैं कि ये जानते नहीं कि ये एक रिलेटिव मोशन का प्रिंसिपल है. सो व्हाट वी डू हियर. दूसरी बात, मैंने आपसे अर्थ की पेरिफेरल वेलोसिटी निकाली थी और आपने Yes, sir. आवाज आई थी किसी की, एक या दो लोगों की, सर हमें महसूस ही नहीं हो रहा हम उतनी स्पीड से चल रहे हैं. यस सर. तो जिस फ्रेम की बात कर रहे हैं उस फ्रेम का मोशन ऑब्जर्व नहीं होता. तो प्लेटफॉर्म विल अपीयर एट रेस्ट. सो व्हाट वी डू Yes, हियर, ये प्लेटफॉर्म यही होगा और t इक्वल टू 0 पे बॉल यहां चली. एंड नाउ आई कॉल दिस वेलोसिटी ऑफ द stone with respect to platform, and this ball will move and will strike back here at time t equal to 2 seconds. Is it? यस सर. And one more thing, platform का कोई acceleration नहीं है. यस What we have? Acceleration of platform is 0. So acceleration of stone with respect to platform is what? Acceleration of stone minus acceleration of platform. So it is what? G vector minus null vector. So it is what? वेक्टर माइनस 0. यस सर. तो ये जी वेक्टर ही होगा. अब देखो क्या होता है कि इन चीज आप में से जिससे आंसर मेरे पास आए, आर्यन, आपने आंसर बिल्कुल सही निकाला.
लेकिन क्या उन आंसर को निकालते वक्त आपने इतनी बातों को सोचा था या अपने आप आपसे No, हो गई sir. थी? बाय डिफॉल्ट हो गया। बाय डिफॉल्ट हो गई थी। यही बाय डिफॉल्ट में रिस्क है। एक्चुअली जो आपके सब्जेक्ट के प्रिंसिपल हो ना, आप उनको सबसे पहले सिंपलेस्ट जहां बाय डिफॉल्ट यूज हो जाता है वहां यूज करना सीखें, तो आप डिफिकल्ट प्रॉब्लम यूज कर लेंगे। एक्चुअली वी हैव Yes, टू sir. लर्न हाउ टू यूज आइडियाज ऑफ सब्जेक्ट। रिस्क वही है बाय डिफॉल्ट। अभी देखो फिजिक्स तो अब शुरू हुई है हमारी, मैं आपसे बताऊंगा बाय डिफॉल्ट जो चीज है ना, यही हमें सबसे बड़ा खतरा पैदा करेगी। यस सर। एक्चुअली बाय डिफॉल्ट आपके माइंड में कई ऐसे डिसीजन आ जाएंगे जो परफेक्टली गलत होंगे होंगे। ही नहीं। जैसे यस चलो सर। एक बात करता हूं मैं आपसे, बाय डिफॉल्ट की बात चली, आप सब वॉक कर लेते हैं आराम से यस सर। और साइकिल भी चला लेते हैं। यस सर। आपको 1 किलोमीटर वॉक करते हुए जाना है और 1 किलोमीटर वही डिस्टेंस साइकिलिंग करते हुए जाना है। मेरी बात सुन रहे हैं ना? यस सर। आप सर्टेनली सबका आंसर होगा वॉक करते हुए जाएंगे तो हम ज्यादा थकेंगे और साइकिलिंग करते हुए जाएंगे तो कम थकेंगे। यस सर। यस सर। वाई? सर वहां पर मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है। बाय डिफॉल्ट आंसर है मैकेनिकल एडवांटेज, and that answer is absolutely incorrect. जानते हो मैकेनिकल एडवांटेज जानते हो क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज मींस किसी चीज को करने के लिए आपको जितनी फोर्स की जरूरत हो उससे कम फोर्स लगाना पड़े, तो मतलब रिक्वायर्ड फोर्स अपॉन अप्लाइड फोर्स जो रेशियो होता है, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज। और टायरनेस जानते हो फोर्स से नहीं होती। एक काम करिए, टायरनेस जानते, थकान जानते हो किसको बोलते हैं? फोर्स से इसका रिलेशन नहीं है। मैं आपसे Energy कहता हूं एक काम करिए, कैन यू लिफ्ट ए वेट ऑफ 5 kg इजिली, और आप थक जाएंगे उसको उठाने में इजिली। अब मैं कहता हूं 5 किलो का एक वेट लो और ऐसे हाथ में पकड़ के 1 घंटे खड़े रहो, मजा आ जाएगा। फोर्स तो उतने लगा रहे हो ना, लेकिन थकान हो रही कि नहीं हो रही है? हो रही है। तो थकान का रिलेशन फोर्स से नहीं है। यस सर। थकान का रिलेशन है हाउ मच एनर्जी वी एक्सपेंड। यस सर। समझ में आया? तो अब मैंने वही कहा था बाय डिफॉल्ट फिजिक्स में। अब देखो ये जो रिस्क है ना, ये फिजिक्स में ही है, कि फिजिक्स में जनरली क्या होता है, हमारे आसपास जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में क्वेश्चन बनते हैं और हमारा माइंड बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ बोल जाता है। यस सर। यस सर। ये रिस्क केमिस्ट्री में नहीं होगा यस सर। और मैथ्स में भी नहीं होगा सर, क्योंकि उसमें ये नहीं रहता रिएक्शन 1 घंटे हो रहा है, 2 घंटे हो रहा है। भाई। केमिस्ट्री और मैथ्स में तो आपको मालूम है, जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिजिक्स में यस सर। अपने आसपास के इवेंट्स होती हैं और मन बाय डिफॉल्ट कुछ न कुछ बोल जाता है और वही रिस्क है। अब जरा बताएं, साइकिलिंग करने में हम कम थक रहे हैं और पैदल चलने में ज्यादा थक रहे हैं। अच्छा बताओ, पैदल चलने में क्यों थक रहे हैं? Why get tired in walking? सर क्योंकि साइकिलिंग में ज्यादा मजा आता है। क्या चीज? सर साइकिलिंग में ज्यादा मजा आता है, थक जाते हैं चलने में। बेटा साइकिलिंग की तो बात ही नहीं, मैं तो बात कर रहा हूं व्हाई वी गेट टायर्ड व्हाइल वॉकिंग। हम चलते हुए थकते क्यों हैं? सर एनर्जी हमारी लॉस। एनर्जी खर्च करते हैं, लेकिन एनर्जी खर्च करने के लिए हम कोई वर्क कर रहे हैं ना, किस फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं? यस सर। फ्रिक्शन। फिर वही बात, अब मैं बताऊं, बाय डिफॉल्ट आपने आंसर दिया और आपका आंसर एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है। चलने में फ्रिक्शन के अगेंस्ट कोई वर्क होता ही नहीं। यस सर, फ्रिक्शन तो उसी डायरेक्शन में रहता है। आपने तो सुना होगा चलने में फ्रिक्शन हेल्प करता है भाई। यस सर। यस सर। यस सर। एक्चुअली लिसन, आप मुझे देख रहे हैं? सर फिर क्यों थकते हैं? क्या चीज? सर फिर क्यों थकते हैं? फिर क्यों थकते हैं? यस सर। हाँ, अब देखो, आप मेरे पैर नहीं देख पा रहे होंगे, है ना, लेकिन मैं आपके सामने ऐसे खड़ा हूं, है ना, मेरे दोनों पैर बिल्कुल एक लेवल में हैं, एक सीध में। अब मैं अपना एक पैर आगे ले जा रहा हूं जैसे, आपने कुछ ऑब्जर्व किया? ग्रेविटी का अगेंस्ट मेरी हाइट कम हुई या बढ़ी? कम हुई। कम हुई। देन अब बढ़ी? कम हुई।
एवरी स्टेप यू टेक, हर स्टेप में अपनी बॉडी को ग्रेविटी के अगेंस्ट आप उठाते हैं। यस सर। समझ में? एंड दैट यू डू वर्क। लेकिन फिर आप बोलोगे सर अगले स्टेप में तो आपकी बॉडी नीचे आती है, लेकिन ग्रेविटी आपकी बॉडी पे वर्क कर रही है, लेकिन वो आपकी बॉडी में एज ए फूड स्टोर थोड़ी हो रहा है। यस सर। अगर ऐसा होता ना तो लोग खाना नहीं खाते, छत पे चलते और कूद जाते। बात समझ में आ रही है? यस सर। अब इसका मतलब आपको एक आंसर और क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको 1 किलोमीटर दौड़ के जाना है तो और ज्यादा थकेंगे। क्यों? दौड़ने में जंप करते हैं, यस सर। आपकी बॉडी और ज्यादा ऊपर उठती है। लेकिन साइकिलिंग में जानते हैं क्या होता है? अगेन फ्रिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। साइकिलिंग में जब आप चलते हैं तो आप साइकिल के सीट पर बैठे हैं, तो आपकी बॉडी का कमर से ऊपर का हिस्सा तो एक ही लेवल में चल रहा है ना। यस सर। केवल पैरों को आप ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो केवल एक पैर को ग्रेविटी के अगेंस्ट उठाने में वर्क करना पड़ रहा है, तो वर्क कम करना पड़ा ना आपको। यस सर। मैं गॉट द आइडिया। अब जरा Yes, सोचो, sir. ये जो मैंने आपसे बात डिस्कस की, वाज इट वेरी डिफिकल्ट? नो सर। लेकिन यही एक चेंज लाना है हमारी थॉट में। ये जो बाय डिफॉल्ट आपने बोला ना, ऑब्वियसली मन कुछ कह देता है फिजिक्स में, इस पर रोक लगानी सर ये तो होगा ही, ऐसा लग है। जाता क्या है। लगता है ये तो नेचुरल, ये तो यही तो होता है। एक्चुअली फिजिक्स में उसी बात पर रोक लगानी है, मन जो डिफॉल्ट करता है। इसीलिए हमेशा जब भी मैं बात स्टार्ट करूंगा ना, बहुत सिंपल एग्जांपल से बात स्टार्ट करूंगा, यस सर। क्योंकि वो डिफॉल्ट मन जो कहता है उस पर रोक लगानी है। अब अगर आपने फिजिक्स के प्रिंसिपल के हिसाब से चीजों को सोचना शुरू कर दिया, तो आप देखो ये प्रॉब्लम भी काफी सिंपल थी ना। और सर फिर हम लोग बहुत बार क्या गलती करते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स नहीं listen, समझते हैं और बहुत हार्ड क्वेश्चंस पे चले जाते अरे हैं। बेटा कोई क्वेश्चन हार्ड होगा ही नहीं। Yes, अभी sir, देखो, वो गलती हम लोग चलने में कर हम देते हैं। क्यों थकते हैं, साइकिलिंग में कम थकते हैं, दौड़ने में ज्यादा थकते हैं। मैं आपको वेरी गारंटी कह सकता हूं, आस्क दिस क्वेश्चन टू एनीवन। यस सर। मतलब अगर उसने मेरी बात नहीं सुनी है, तो जो आपने आंसर दिया वही आंसर मिलेगा। सर आज तक मैंने लॉजिक नहीं सुना था आपका वाला, क्या बेटा? आज ही सुना। एक सर आज तक आपका लॉजिक नहीं सुना था। आज तक किसी ने नहीं सुना। सर आज तक नहीं सुना था मैंने, जो आपने लॉजिक दिया ना क्यों थकते हैं, आज पता चला रियल बताए। रीजन। अच्छा एक बताओ, ऐसे सिंपल लॉजिक मुझे देने की जरूरत है क्या? आप नहीं सोच सकते थे? सोच सकते थे सर। अब लग रहा है ना आप Yes, सोच sir, सकते थे, लेकिन क्यों Yes, कब sir. सोच पाओगे? यस सर। बाय डिफॉल्ट जो मन कहता है उस पर रोक लगानी। यस सर। मैं इसीलिए हमेशा, इतनी सिंपल प्रॉब्लम मिलने की जरूरत क्या थी? जो रिलेटिव मोशन के प्रिंसिपल्स है उनको यूज करो। बाय डिफॉल्ट आपका माइंड सब्जेक्ट के प्रिंसिपल यूज करना शुरू कर दे, तो आपको सारी चीजें बड़ी आसान होंगी। आइडिया समझ में आया? यस सर। सो एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन इज जी। तो हमारे पास बात क्या होगी? एंड हियर मैं ये जो सॉल्यूशन था, ये लाइन डिमार्क कर दूं जिससे अपने को मालूम पड़ता रहे कि ये स्पेस पहले सॉल्यूशन का है। और इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है? डेल्टा वाई ऑफ स्टोन विद रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म इज ए 0। स्टोन का प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है। यस सर। And what will be basic equation? Delta y of the stone with respect to platform is equal to u of stone with respect to U of platform and stone t, into t. और t तो सेम रहता है, यस सर। माइनस और ये प्लस और ये कह देंगे प्लस a of the stone with respect to platform half into t square। हाँ। यस सर। अब रखें वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड विल बी 0, this u s with respect to platform into 2 minus half into 10 into 2 square. So from where you will find u of the stone with respect to platform. What you get? क्या मिला? यस सर हो गया 10। सर 10। नाउ मैं एक और छोटी बात पे आता हूं, जहां अक्सर मैंने बच्चों को और अच्छे अच्छे बच्चों को गलती करते देखा है।
सपोज ये पहला पार्ट हमने नहीं किया होता, है ना, मैंने पहले इसी मेथड से किया होता, अब आपको फाइंड करनी होती वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बहुत से लोग का आंसर 8 होता, 8 होता। है ना? यस सर। क्यों? Yes, sir. जबकि आंसर मालूम है आदत है कितना सर है? 12। सब्ट्रैक्ट करने का, आदत है सर सब्ट्रैक्ट करने आदत का। है। अब समझ में By आया? default. सो ऑलवेज बिगिन, हम किसी चीज का डिस्कशन इतनी सिंपल चीज से स्टार्ट करें जिसमें आपका मन बाय डिफॉल्ट कुछ कर देता हो और उसमें आपको सीख मिले। यस, जो मन ये डिफॉल्ट कहता है ना, वही हमें सब्जेक्ट के प्रिंसिपल अप्लाई करना है। सो वी नो व्हाट velocity of stone with respect to platform is equal to what? Velocity of stone minus velocity of platform. अब रखो वैल्यू, कोई गलती होगी नहीं। क्यों? ये अपवर्ड है तो प्लस का 10, वेलोसिटी ऑफ स्टोन मुझे फाइंड करनी है, एंड माइनस का 2, सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ स्टोन? 12। कोई गलती हुई? नो सर। अब आप बात समझ में आई, वाई आई हैव टेकन दिस प्रॉब्लम। यस सर। बस उसी बात पे हमें कंट्रोल करना है कि मन बाय डिफॉल्ट जो कर जाता है उस पर कंट्रोल करना है। बाय बेसिकली डिफॉल्ट मैं को सही कहूं, कर लेना। फिजिक्स की लर्निंग ये नहीं है कि आप मुझसे बहुत अच्छे अच्छे मेथड सीख लें। ऐसा, अब देखो क्या है, मैं आपको एक बड़ा, मेरी लाइफ का एक अच्छा साल भी था और खराब साल भी था। 2019 आई हैड बैच ऑफ 16 स्टूडेंट्स। उसमें एक बच्चा कार्तिकेय गुप्ता भी था और एक बच्चा ऋषि गुप्ता भी था। कार्तिक गुप्ता आपने नाम सुना होगा, 19 का रैंक नंबर 1। यस सर। Yes, sir. एक ही बैच 2 साल चला। कार्तिक गुप्ता गॉट फर्स्ट रैंक एंड ऋषि गुप्ता वाज नॉट इवन सेलेक्टेड इन जेई मेंस। कैन यू बिलीव इट? No, नो sir. सर। अब ऋषि गुप्ता ने पूरे साल भर सारे मेथड सीखे, ठीक है, मैंने होमवर्क दिए, उन होमवर्क्स को उसने अपने आप भले किया ना किया, डिसीजन दिया, उसे सीख के कर लिया, सारे मेथड सीखे उसने। यस सर। लेकिन एग्जाम में फिर क्या हुआ? बाय डिफॉल्ट उसने सब्जेक्ट को अप्लाई करना नहीं सीखा। बात समझ रहे हैं? एंड व्हाट कार्तिकेय हैज डन, ही हैज नेवर आस्क्ड इवन अ सिंगल डाउट इन 2 years। आप सोच सकते हैं, पाथफाइंडर बुक में ही हैज डन कंप्लीट एमसीक्यू, बिल्ट अप एंड चेक, एंड एक सिंगल डाउट नहीं पूछा। केवल, हाँ, ऐसा नहीं उस दिक्कत नहीं आती थी, बट वो प्रॉब्लम को 2-2 3 दिन ट्राई करता था। कभी कोई दिक्कत हुई तो क्लास में, सर इसमें ऐसा, वो फिजिक्स का लॉ पूछ, सर ये क्या होता है, ऐसा बता दीजिए बस। तो मैं वही कह रहा हूं कि अगर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट लाना है तो वो बाय डिफॉल्ट जो मन कह जाता है उसी पे कंट्रोल करें। नाउ गॉट दिस सिचुएशन? यस सर। अगेन जस्ट सी, अब मैं एक बात पूछता हूं, बॉल इज एट हाईएस्ट पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड विद रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, कब पहले हाईएस्ट पॉइंट पे आएगी? मेरे क्वेश्चन समझिए। यस सर। बॉल रीचेज हाईएस्ट पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड एट सम टाइम t1, है ना, एंड बॉल रीचेज हाईएस्ट पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म एट सम टाइम t2। तो t1 t2 में कौन सा टाइम बड़ा होगा या दोनों इक्वल होंगे? सर 1 मिनट सोचना। What the question is, I am raising here.
B part. The stone reaches the highest top with respect to ground. सर पहले सर प्लेटफॉर्म के At respect में T1 आएगा। and with respect to platform at T2. अब ऑप्शन 1 T1 is equal to T2, ऑप्शन 2 T1 is less than T2, ऑप्शन 3 T1 is greater than T2. बस यही 3 ऑप्शन बना सकते हैं। तीनों में से कौन सी बात सही होगी? सर T1 ग्रेटर देन T2। ये आर्यन का आंसर है। एनी अदर आंसर? कोई आंसर नहीं? See here. अब देखिए, अगर मैं इस बारे में बात करूं तो ये क्या कहता है, यूएस वॉज 12 और यहां VS 0 और यहां USP 10 एंड VS विद रिस्पेक्ट P 0 और एक्सेलरेशन दोनों में 10 है। यस सर। तो 12 की वेलोसिटी को 10 एक्सेलरेशन से 0 करने में 1.2 सेकंड लगेगा। यस सर। और यहां 1 सेकंड लगेगा। सो दिस विल बी द आंसर। सर मैंने इसको दूसरी तरह से बस इमेजिन करके कर लिया। क्या चीज? सर मैंने इमेजिन करके कर लिया, मतलब थोड़ा सा। हाँ, इमेजिन बाय डिफॉल्ट। नो सर, मतलब बाय डिफॉल्ट नहीं सर, मतलब सही सोचा। हाँ, जैसे कि अब सर एक, हाँ सर। यस सर, बाय डिफॉल्ट मत। एक तरीका ये सोचने का था, एक तरीका ये था। यस सर। यस सर। क्या? सर अब- मैंने सोचा जैसे प्लेटफॉर्म पे 0 होने में सर 1 सेकंड लग रहा है, और सर अगर ग्राउंड वाले पे 0 होता है और अगर मान लीजिए 1 सेकंड लगता है तो उसका 2 सेकंड सर ऊपर वाले ही में बन जाएगा जो Yes. हमने डायग्राम बनाया है। तो I सर got the नीचे idea. वाले का टाइम कुछ ना कुछ तो होगा ही। यस सर। ओके, तो एक काम करते हैं, आज की बात हम यही खत्म करते हैं। कल जब मिलेंगे तो क्लास में तो आपके पास रिलेटिव मोशन के सारे आइडियाज हैं, सो वी कैन Yes, प्रोसीड विद सम मोर एडवांस्ड प्रॉब्लम। यस सर। कल पूरा दिमाग लेके बैठे, मतलब तैयारी के साथ। आपकी तैयारी ये नहीं होनी चाहिए कि आपको आंसर सही देने हैं या आपको डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आपकी तैयारी ये होनी चाहिए कि बाय डिफॉल्ट जो मन कहता है बस उस पर कंट्रोल करना है, आप सीख जाओगे। You got my point? यस सर। Yes, sir. Thanks. We'll meet in next class. Thank you, sir. थैंक यू सर। Bye. बाय सर, गुड नाइट। Yes.